शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बार एसोसिएशन की नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये शिलान्यास करेंगे और दोपहर 12:30 बजे सीएम शिलान्यास करने वाले हैं। तो देहरादून में बार एसोसिएशन की ये नई बिल्डिंग बन रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बार एसोसिएशन की नई बिल्डिंग का शिलान्यास आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर 12:30 बजे करेंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देहरादून में बार एसोसिएशन की नई बिल्डिंग बन रही है। तो बार एसोसिएशन की नई बिल्डिंग का शिलान्यास आज होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिलान्यास करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बार एसोसिएशन की नई बिल्डिंग का शिलान्यास आज होने वाला है, क्या जानकारी, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा? देखिए, शायद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कई कार्यक्रम हैं और सबसे पहले आज की बात करें तो 12:30 बजे जो बार एसोसिएशन देहरादून में बिल्डिंग का शुभारंभ होना है, बिल्डिंग का उद्घाटन होना है। आज ठीक जो पुरानी जेल है उसके सामने यहाँ से पुराना जो जेल का जो सभा है उसके पास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और बार एसोसिएशन की जो नई बिल्डिंग है उसका शिलान्यास किया जाएगा। हरीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और बार एसोसिएशन के लिए एक बड़ी सौगात इस बिल्डिंग को माना जा सकता है, क्योंकि बार एसोसिएशन की इस नई बिल्डिंग का शिलान्यास यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद आकर करने वाले हैं। तो कितना उत्साह यहाँ पर बार एसोसिएशन के लोगों में देखने को मिल रहा है। और कार्यक्रम की अगर बात करें तो 12:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, किस तरीके का ये कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, जो बार एसोसिएशन की जो नई बिल्डिंग है उसका शिलान्यास होना है और पूरे कल के तमाम जो बार एसोसिएशन तमाम जो वकील हैं उनमें बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग थी वो कैन के उसमें जो जगह है वो कम पड़ रही थी, कम में है और बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको भी कैन के मौका इस समय कोर्ट के अंदर बैठने का मिले, इसको लेकर के लंबे समय से प्रयास भी किया जा रहा था। बार एसोसिएशन की तरफ से भी का जो भूमि चयन है उसका यहाँ पर काम किया गया। अब इसमें शिलान्यास इसका होना है और जो नई बिल्डिंग है वो यहाँ पर करनी है। जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा उत्साह तमाम बार एसोसिएशन के लोगों में देखने को मिल रहा है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर निकायों के आरक्षण बिल को लेकर प्रवर समिति का गठन किया गया और विधानसभा उपाध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रवर समिति का गठन किया। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत 6 विधायक भी इस मौके पर शामिल हुए। समिति को 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी और उत्तराखंड में नगर निकायों के आरक्षण बिल को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रवर समिति का गठन कर दिया है। समिति में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सभापति बनाया गया है, जबकि पक्ष विपक्ष के 6 विधायकों को सदस्य नामित किया गया है। तो विधेयक में नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का परीक्षण कर प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष को 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने गैरसैंण में हुए मानसून सत्र के दौरान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक पेश किया था, लेकिन ओबीसी आरक्षण के सर्वे पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने आपत्ति जताई। तो बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली ने राज्य की डेमोग्राफी के साथ सर्वे पर सवाल खड़े कर दिए और विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग उठाई थी। तो विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार करते हुए विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने प्रवर समिति का गठन यहां पर किया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत 6 विधायक भी समिति में शामिल हैं। समिति को 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। तो निकायों के आरक्षण बिल को लेकर प्रवर समिति का जो विधेयक है, जो कि सदन में ये निर्णय लिया गया था कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाए, मैं आपको सूचित करना चाहूंगी कि प्रवर समिति गठित हो गई है और शहरी विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में ये कार्य करेगी। 1 माह के अंदर ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और मैं आशा करती हूँ कि लोग अपना आचार विचार करके उसके बाद वो सबमिट करेंगे। उधर देहरादून में आज कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी
और कमेटी के मेंबर सभी सीनियर नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव पर इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। तो कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये मीटिंग होनी है। कमेटी के मेंबर सभी सीनियर नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव पर भी इस मीटिंग में मंथन होगा। देहरादून में आज कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये मीटिंग होगी। तो कमेटी के मेंबर और सभी सीनियर नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव पर चर्चा की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। देखिए, शायद जिस तरह से चुनाव है, चुनाव में कहीं न कहीं जो चाहे वो केदारनाथ का उपचुनाव हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो और परिसमन का मामला हो, सभी चीजों को लेकर के कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कांग्रेस की जो कोऑर्डिनेटर बैठक यहाँ पर की जा रही है, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो प्रथम सिंह हो, हरीश रावत हो, उसके साथ ही तमाम जो नेता है उस बैठक में शामिल होने वाले हैं और आने वाले चुनाव को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होने जा रही है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण नायक, वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे और कांग्रेस मुख्यालय में बैठक आहूत की गई है और ठीक 11 बजे से बैठक होनी है, जिसमें तमाम चीजों को लेकर के, खासतौर पर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के और साथ ही साथ नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव होने, निकायों के चुनाव होने, पंचायत के चुनाव होने, इस पर चर्चा की जाती है। चलिए ठीक है हरीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में 11 सितंबर को हरीश रावत पदयात्रा निकालेंगे और पदयात्रा निकालने से पहले मौन उपवास भी करेंगे। तो पदयात्रा निकालकर अपना आक्रोश प्रकट करते हुए वो नजर आएंगे। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का हमला लगातार देखने को मिल रहा है। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने कानून व्यवस्था को लेकर धामी सरकार को घेरा है। उन्होंने हरिद्वार में हुई ज्वेलरी लूट घटना पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो हरिद्वार में बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ हरीश रावत 11 सितंबर को हरिद्वार में पदयात्रा निकालकर अपना आक्रोश प्रकट करेंगे। हरिद्वार में डकैती की घटना के मामले में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने 11 सितंबर को चंद्राचार्य चौक से परशुराम चौक तक पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया था। इससे पहले हरीश रावत बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ 15 मिनट का मौन उपवास भी रखेंगे। उन्होंने हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया, उससे लगता है कि डकैत ज्वेलरी शोरूम में घूमने आए और सब लूट कर चले गए। बता दें कि बीते दिनों हरिद्वार में बदमाशों ने एक बार फिर से दिन दहाड़े ज्वेलर्स शोरूम में घुसकर करोड़ों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। नकाबपोश बदमाशों ने पूरे स्टाफ को मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल कर बंधक बनाए रखा, जिसके बाद करोड़ों का सोना चांदी और हीरे के जेवरात लेकर मौके से वो फरार हो गए थे। इस घटना के बाद पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं और वहीं कांग्रेस इसे एक मुद्दा बनाकर धामी सरकार को घेरती हुई भी नजर आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, जिस तरीके से हरीश रावत और पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है, क्या कुछ जानकारी निकल पा रही है? देखिए साहिल, उत्तराखंड की जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उस पर लगातार अब विपक्ष हमलावर है और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हरीश रावत अब पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। हालांकि 11 सितंबर को ये पद यात्रा निकालेंगे, उससे पहले उपवास भी रखेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तराखंड के कई जनपदों में ऐसी आपराधिक घटना हुई है जिससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला हरिद्वार का ही है। 1 सितंबर को यहाँ दिन दहाड़े एक डकैती हुई थी, ज्वेलर्स शोरूम में डकैती हुई थी, जिससे कहीं ना कहीं पूरे हरिद्वार को हिलाकर रख दिया था। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर पुलिस को कोई बड़ा सुराग नहीं मिला है और पुलिस ये दावा भी कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को खोल दिया जाएगा। जो डकैत है उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार ही कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है और उनका यही कहना है कि अगर इस तरह की कानून व्यवस्था रहेगी, इस तरह दिन दहाड़े चोरी और लूट जैसी वारदातें होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों में भय बना हुआ है। लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि बीते दिनों भी कांग्रेस ने एक पैदल मार्च निकाला था और पैदल मार्च में यही कहने की कोशिश की थी कि लगातार जिस तरह से व्यवस्था बिगड़ रही है वो चिंताजनक है, लोग डरे और सहमे हुए हैं। हालांकि इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए और सलाखों के पीछे भेजा जाए। जी संजय, वहीं अगर बात की जाए इस पूरी घटना की, तो जिस फिल्मी अंदाज में ये जो लुटेरे थे वो दिन दहाड़े एक शोरूम में पहुंचते हैं,
मिर्ची के पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पर बंधक बनाने के लिए ज्वेलर के जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल इन लुटेरों ने किया और उसके बाद दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर ये फरार हो गए। तब से लगातार जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस को अब एक बड़ा मुद्दा मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का, और इसी को भुनाती हुई कांग्रेस भी नजर आ रही है। अब पदयात्रा का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, किस तरीके का ये पूरी पदयात्रा रहने वाली है, क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, लगातार ही अगर इस पूरे वारदात की बात की जाए तो दिन दहाड़े ये दोपहर की घटना है, जहां दिन दहाड़े एक शोरूम में डकैत तो घुस जाते हैं और मिर्ची का स्प्रे इस्तेमाल करने के बावजूद वहां से करोड़ों रुपए की चोरी दिन दहाड़े कर लेते हैं। ऐसे में नकाब भी नहीं था उनके चेहरों पर और पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है, जिसका संज्ञान खुद डीजीपी ने लिया था और उसके बाद उत्तराखंड के सभी जनपदों में पुलिसिंग बढ़ाने की भी बात कही जा रही थी। हालांकि जिस तरह पुलिस को कहा है कि जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है वहां पर पुलिसिंग बढ़ाई जाए, उसके अलावा तमाम जो ऐसे पॉइंट होते हैं वहां पर दिन और रात पुलिस तैनात रहे, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और पुलिस की भी बहुत ही किरकिरी हो रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी किस तरह और कब तक इस पूरे मामले का खुलासा होता है, लेकिन जो विपक्ष है वो पूरी तरह सरकार को घेर रहा है। उनका यही कहना है कि इस तरह की वारदातें देवभूमि में सही नहीं है, कहीं कुछ बड़ा कदम उठाना होगा ताकि व्यवस्थाएं पहले जैसी हो सके। लेकिन अब जिस तरह से हरीश रावत यात्रा निकाल रहे हैं, पहले उपवास रखेंगे, उसके बाद एक पैदल मार्च निकालेंगे और उस पैदल मार्च का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि साफ तौर पर जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही है उसे सुधारा जा सके और सरकार पर भी हमला करते हुए यही कहने की कोशिश की जा रही है कि सरकार की बस की बात नहीं है व्यवस्थाओं को संभालना, कुछ एक अच्छा कदम उठाना होगा। जो अपराधी है उनके दिन रात हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि पुलिस भी जल्दी इस पूरे मामले की खुलासा करने की बात कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कब तक और कब इन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है और कब तक लोग डर के साए से बाहर निकलेंगे। जी बिल्कुल संजय, और यही एक बड़ी यहाँ पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर मिल गया है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस अपना आक्रोश दिखाती हुई नजर आ रही है और लोगों के मन में भी एक सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब इस तरीके की वारदात को दिन दहाड़े यहाँ पर अंजाम दिया जा सकता है तो कानून व्यवस्था कितनी लचर हो चुकी है, इसका अंदाज़ा इस घटना से लगाया जा सकता है। और पुलिस प्रणाली पर भी लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी वारदात का घटित हो जाना और उसके बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। और देखिए, लगातार ही सरकार को घेरने का विपक्ष से कोई भी मौका नहीं छोड़ता है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि कई ऐसे उत्तराखंड में मामले हुए हैं, उसमें अंकिता हत्याकांड हो या फिर अन्य ऐसे कई जगह आपराधिक मामले हुए हैं जिससे सरकार पूरी तरह सवालों के घेरे में है। हालांकि अब जिस तरह पुलिस की किरकिरी हो रही है और एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं घट रही है, हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार जिला एक ऐसा है, यूपी से लगते हुए बॉर्डर है, जहां वहां पर कहीं ना कहीं लोगों को पुलिसिंग बढ़ानी चाहिए, पुलिस वहां दिन रात तैनात रहनी चाहिए, क्योंकि अगर बॉर्डर मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस मजबूत होगी और अपराधी कम से कम दस्तक देंगे। इस पूरे प्रकरण में अब पुलिस जल्द खुलासा करने की बात कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कब तक उन अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही उन अपराधियों को जेल में भेजा जाएगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं इस पूरे मामले को अब एसटीएफ देख रही है और अन्य प्रदेशों में लगातार डेरा डाला हुआ है। अब देखते हैं किस तरह से पुलिस को कामयाबी मिलती है। अगर सूत्रों की माने तो पुलिस का यही कहना है कि जल्द से जल्द उन अपराधियों के गिरबान तक हमारे हाथ पहुंच जाएंगे, लेकिन सवालों के घेरे में पुलिस यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि एक के बाद एक मामले कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। जी चलिए संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फिर भूस्खलन हुआ है, तो मलबे में दबने से एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो कई यात्रियों के दबे होने की भी आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। बारिश और अंधेरा होने से रेस्क्यू में खासा दिक्कतों का सामना टीम को करना पड़ा है। तो मलबे में कई और यात्रियों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। 3 गंभीर घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। कई यात्रियों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ उसके बाद रेस्क्यू करने में भी रेस्क्यू टीम्स को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश हो रही है, साथ ही साथ अंधेरा होने की वजह से भी रेस्क्यू टीमों को खासा दिक्कतें सामने आई। तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर यह भूस्खलन हुआ है। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हादसे पर दुख जताया है। लैंडस्लाइड से
मौत की घटना बेहद दुखद है, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिजनों के साथ हैं। तो सरकार हर संभव मदद कर रही है। और उत्तराखंड में गौरीकुंड केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में पैदल तीर्थ यात्रियों का दल भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसमें एक की मौत हो गई। मृतक तीर्थ यात्री मध्य प्रदेश के धार जिले का निवासी है। तो 3 गंभीर घायलों को गुप्तकाशी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इनमें भी एक धार निवासी है। मलबे में अभी कुछ और लोगों के दबे होने की भी आशंका है, जिसको देखते हुए खोजबीन जारी है। बता दें कि बीती 31 जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा में भी भूस्खलन से 150 मीटर मार्ग ध्वस्त हो गया था और इसके बाद से लगातार पहाड़ी से पत्थर व मलबे गिर रहे हैं और मार्ग खतरनाक बना हुआ है। तो लगातार हो रही बारिश ने भी रेस्क्यू टीम की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। फिर भी रेस्क्यू टीम लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। अंदेशा जताया जा रहा है कि मलबे में और भी लोग दबे हो सकते हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ पुष्कर सिंह नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। पुष्कर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? केदारनाथ पैदल मार्ग में सोनप्रयाग के पास ये एक बार फिर से भूस्खलन की घटना घटित हुई है और एक यात्री की मौत भी इस हादसे में हो गई है। साथ ही साथ कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए साहिल, कल रात की ये घटना है कि कल जो है केदारनाथ जो ट्रैक था यहाँ पे जो है लगातार जो है बारिश हो रही थी और बारिश के साथ साथ जो सोनप्रयाग का जो रास्ता यहाँ पे बनाया गया था, पैदल मार्ग का रास्ता था, उसके बाद जो है इसको यातायात के लिए भी सुचारू कर दिया गया था। लेकिन सोनप्रयाग में जिस तरह से की जो घटना सामने आई है कि कल भारी लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ है और शायद सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक जो मौतों का जो आंकड़ा है वो सरकारी आंकड़ा जो है 4 हो चुका है, क्योंकि जो 3 लोग घायल भी थे उनकी भी जो है मौत हो गई। तो सरकारी आंकड़ा जो है 4 हो चुका है। हालांकि अभी भी जो है रेस्क्यू लगातार यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि बारिश भी हो रही है और बारिश के साथ साथ जो है यहाँ पे रेस्क्यू भी हो रहा है। SDRF यहाँ पे है, NDRF यहाँ पे पहुंची हुई है और स्थानीय पुलिस यहाँ पे पहुंची हुई है। तो अभी भी जो है आशंका जताई जा रही है कि मलबे में अभी भी जो है लोग अभी भी यहाँ पे दबे होंगे, जो यात्री यहाँ पे केदारनाथ के लिए, क्योंकि बड़ी मशक्कत के बाद जो है जब 31 जुलाई को जब यहाँ पे भारी आपदा आई थी, उसके बाद जो है 40 दिनों के बाद जो है यात्रा को एक बार सुचारू करने के लिए सरकार ने भी पूरी ताकत लगा दी थी और स्थानीय प्रशासन ने भी जो ताकत लगा दी। लेकिन कल रात की जो घटना है, दिल दहलाने वाली घटना इसको कह सकते हैं साहिल, की लगातार जो है लैंडस्लाइड के साथ साथ जो है जिस तरह से जो मौतों का आंकड़ा जो 4 हो चुका है और अभी भी जो है अभी भी बताया जा रहा है कि इसमें जो है यात्री जो है अभी भी दबे हो सकते हैं और रेस्क्यू अभी भी जारी है। हालांकि अभी भी रुद्रप्रयाग जनपद में बारिश हो रही है और बारिश रेस्क्यू को लेकर जिस तरह से आपने भी कहा कि रेस्क्यू में जो बाधा जो है बारिश बननी है। हालांकि कब तक रेस्क्यू पूरा होगा, कब तक जो है ये मार्ग खोला जाएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा साहिल, लेकिन रेस्क्यू लगातार अभी भी जारी है साहिल। पुष्कर, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भयावह ये रास्ता बन गया है, क्योंकि पैदल मार्ग जो है केदारनाथ जाने का, उस पर पहले भी एक बार भूस्खलन हुआ था जिसमें 150 के करीब यात्री फंस गए थे। कई लोगों के मारे जाने की खबर थी, कई लोग घायल हुए थे और अब एक बार फिर ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, जिसमें अब आप जानकारी दे रहे हैं कि सरकारी आंकड़ा जो है वो 4 बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में अब तक हो गई है और कई और लोगों के दबे होने की भी आशंका है। क्या कुछ आंकड़ा निकलकर सामने आया है कि कितने और लोग हो सकते हैं इस मलबे में दबे हुए? और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो कहां तक पहुंचा है, क्योंकि लगातार बारिश और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू करने में भी खासा परेशानियों का सामना टीम्स को करना पड़ रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से अब सुबह का समय है तो अब रेस्क्यू अभियान में भी तेजी आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साहिल, आपने सही कहा कि क्योंकि रात का समय था, रात के समय में जो है जो यहाँ पे जो है एक डेड बॉडी जो रात को ही मिल गई थी। उसके बाद जो 3 लोग घायल थे उनको भी जो अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में इनको जो है ले जाने के बाद इनको जो मृत घोषित कर दिया गया था, तभी आंकड़ा 4 हो गया था। हालांकि रेस्क्यू जो है लगातार चल रहा है साहिल और लगातार जिस तरह से आपने कहा कि पिछले दिनों जब यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, बादल फटने की घटना सामने आई थी और यहाँ पे जो है हजारों की संख्या में जो है यात्री यहाँ पे फंसे हुए थे। उसके बाद जो है 40 दिनों के बाद मार्ग को सुचारू तो कर दिया गया था यातायात के लिए, लेकिन जब केदारनाथ की यात्रा जब शुरू हो जाती है तो यात्री जब इस कदर यहाँ पे पहुंचता है साहिल कि यात्रियों को रोकना नामुमकिन हो जाता है, चाहे प्रशासन हो, चाहे वो आपका जो स्थानीय प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो। लेकिन लगातार जिस तरह की लैंडस्लाइड की जो घटना जो पहाड़ों में हो रही है, उसको लेकर सोनप्रयाग में जो घटना सामने आई है, लगातार अभी अंदाजा लगाया जा रहा है साहिल कि कुछ लोग और भी हो सकते हैं मलबे में दबे हुए, क्योंकि रात का समय था, लेकिन आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया कि कितने लोग इसमें मलबे में दबे हुए हैं या कि जरूर
जो मरने वालों की संख्या जो है 4 हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी लोग इसमें हो सकते हैं। रेस्क्यू जो है लगातार चालू कल रात से ही जो है यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि इस समय जो है भारी संख्या में जो है इस समय जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंचा हुआ है, SDRF है, स्थानीय लोग हैं, तमाम सारे लोग जो है सोनप्रयाग के लोग रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। हालांकि आंकड़ा कितना होगा ये तो आने वाला समय में पता चलेगा जब रेस्क्यू पूरा हो जाएगा साहिल। लेकिन रेस्क्यू लगातार जो है कल शाम से ही जो है अभी तक रेस्क्यू जारी है। हालांकि धीरे धीरे बारिश भी हो रही है और क्योंकि जब केदारनाथ का जो रास्ता सोनप्रयाग के समीप जो पिछले दिनों क्षतिग्रस्त हो गया था उसको 40 दिन के बाद जब यातायात के लिए खोल दिया गया तो भारी संख्या में लोग जो है केदारनाथ यात्रा के लिए आ गए थे। और कल रात की जो घटना है बड़ी दुखद घटना है और इसको लेकर जो प्रशासन भी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करते हुए इस पर दुख जताया है कि ये घटना जो है नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन लैंडस्लाइड पहाड़ों में यदि बारिश होती है, विकास होता है, उसके साथ साथ जब लैंडस्लाइड हो जाती है तो किस तरह से जो घटनाएं सामने आती है वो आपने भी देखा होगा शायद। लेकिन रेस्क्यू अभी जो है सोनप्रयाग में जारी है शायद। चलिए पुष्कर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में नए भर्ती हुए सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 60 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर बधाई दी। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी और बीजेपी नेता मौजूद रहे। तो मंत्री धन सिंह रावत ने नए शिक्षकों को बधाई देते हुए जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की बात कही। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरिद्वार में अब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। प्रदेश भर में करीब 3000 नए शिक्षकों की भर्ती की गई है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को भी दुरुस्त करने के लिए काम किया जा रहा है। कि पूरे प्रदेश में हम लगभग 3000 टीचरों की नियुक्ति कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने पहले देहरादून में नियुक्ति पत्र दिए हैं, फिर हमारे सांसदों ने, मंत्री लोगों ने दिए हैं। आज यहाँ पे भी हम लोगों ने लगभग 60 शिक्षकों को नियुक्ति दी है और अब हरिद्वार जिले में टीचरों की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अब बच्चों का पठन पाठन भी अच्छा होगा। हरिद्वार जिले में बेसिक शिक्षा में बच्चे भी बहुत हैं और अब हम स्कूलों में वाचनालय से लेके, शौचालय से लेके, पानी की व्यवस्था से लेके, स्मार्ट क्लास से लेके हर प्रकार की व्यवस्थाएं स्कूलों को देने वाले। उधर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मानिला में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने ज्ञापन सौंपा। लोगों ने ये ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी SDM सीमा विश्वकर्मा को सौंपा। बता दें कि उत्तराखंड में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से पलायन लगातार बढ़ रहा है। स्कूलों में टीचर न होने की वजह से बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शहरों का रुख करना पड़ रहा है। जबकि शिक्षा विभाग का दावा है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग के दावे घोषणा तक ही सीमित रहते नजर आ रहे हैं। आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मानिला में लगातार शिक्षकों का अभाव बढ़ते जा रहा है। सरकार की ऐसी नीति है कि ये आधे सत्र में से यहाँ पे टीचर को ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद हम लोग के पास कोई ऐसा चारा नहीं कि हम अपने बच्चों को हम कोई ट्यूशन दे सके, कुछ कर सकें। एक तरफ तो सरकार कहती है कि प्लान पर रोक लगाओ, दूसरी ओर हमारी सरकार ऐसी नीति बनाती है जो पहाड़ में हम लोग अपने बच्चों यहाँ पर परिवार के साथ रह रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।